आपका जितना आमदनी है उस आमदनी में हम सिस्टमेटिक तरीके से कैसे देश को चलाएंगे। यदि मान लो 2000 आमदनी है और खर्चा यदि 1000 करते हैं तो भी खराबी है। तो 1000 मतलब क्या कर रहे हैं आप? बचत कर रहे हैं। आप यदि सरकार के नज़र में दिखा दे रहे हैं कि देखो भाई ठीक है ना, और नहीं तो वो कहाँ चल जाएगा? ब्लैक मनी में। ब्लैक मनी में चल जाएगा तो ब्लैक मनी मतलब क्या हो गया? काला धन, ठीक है, जिस पे टैक्स आप नहीं दे रहे हैं। क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो ये अर्थव्यवस्था है क्या, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या अंतर है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना। यदि हम लोग बैक में थोड़ा सा चलते हैं, बैक में थोड़ा सा चलते हैं तो एक कौटिल्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र। किसकी पुस्तक थी? कौटिल्य की। अब कौटिल्य कौन थे आप लोग को तो पता होगा ना, कौन थे? जी, कौटिल्य जो थे मौर्य पीरियड में जो है बहुत बड़े ये लेकिन इसके पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। इसके पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें अर्थ की चर्चा नहीं है। यहाँ पे किसकी चर्चा है? राजनीति की। यदि अर्थशास्त्र के जनक बोलिएगा तो इसके जनक हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। बात समझ में आए? अब सवाल हो रहा है कि अर्थशास्त्र है क्या। तो देखिए अब यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइडिंग कीजिए, अर्थ और शास्त्र, और दूसरा में हम लोग करेंगे अर्थ और व्यवस्था। ठीक है, बात समझ में है ना। अब ये देखिए अर्थ का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में धन, और शास्त्र मतलब अध्ययन करना, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग धन का अध्ययन करते हैं उसको कॉमन रूप में हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन शास्त्र हो गया बहुत विद्वता वाला। हम लोग को इस अर्थ का व्यवस्था कैसे करना है। अब सपोज करिए कि ये है ममता। ममता की शादी हो गई है, ठीक है ना, और ममता का जो है 2-3 को बाल बच्चा भी है, और इनके हस्बैंड जो है काम करते हैं। गृहिणी कौन है और कमा कौन रहे हैं? हस्बैंड मान लीजिए 10,000 रुपया कमा रहे हैं। अब 10,000 कमा रहे हैं और ममता के हाथ में दे दिए कि तुमको जैसे व्यवस्था करना है करो। और मान लो कि ममता जो है पढ़ी लिखी हुई नहीं है, लेकिन इतना समझ है कि हमको स्कूल में फ़ी इतना देना है, ठीक है, राशन में इतना देना है, अन्य कार्य में इतना देना है, 1000 का इन फ्यूचर में सेविंग करना है। इसका मतलब ये तो कोई दिमाग में किताब में नहीं था। ये घर कैसे अपना चलाएगी ये सोच सकती है, और उसका घर के बारे में तुम नहीं सोच सकता। बात समझ में है ना। किसी का आमदनी 10,000 है और किसी का आमदनी जो है 1 लाख है, तो 1 लाख के अनुसार वो क्या करेगा? अपना व्यवस्था अपनाएगा। बात समझ में है। उसका बचत 1000 के जगह 5000 होगा, स्कूल जो है बड़ा स्कूल में देगा। तो ये व्यवस्था उसको जानना चाहिए। और ये व्यवस्था आप समझ रहे हैं ना। यदि मान लीजिए ममता सपोज करो कि नहीं ये व्यवस्था करेगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी सर। क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि इसे स्कूल का फी टाइम पे नहीं ले पाएगा। बिल्कुल। जो भी मैनेजमेंट है, खाना और सब चीज है, सब नहीं ला पाएगा टाइम पे। ठीक है, और नहीं कर पाएगा। बहुत कोई बीमार पड़ गया तो उसका इलाज नहीं करा पाएगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि ये यदि व्यवस्था यदि आपकी गड़बड़ हो जाएगी तो आपका प्रबंधन क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब है कि अर्थ को जानना बहुत जरूरी है, और उस अर्थ में उस व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है कि आपका जितना आमदनी है उस आमदनी में हम सिस्टमेटिक तरीके से कैसे देश को चलाएंगे। बात समझ में आए ना। अब मान लीजिए हमारा आमदनी 1000 का है और खर्चा यदि हम 2000 करेंगे तो फिर दिक्कत है, भारी परेशानी है। यदि मान लो 2000 आमदनी है और खर्चा यदि 1000 करते हैं
तो भी खराबी है। मैनेजमेंट अगर सही नहीं हुआ तो। नहीं समझे? मेरा बात समझे क्या? यदि आपकी आमदनी 2000 है और खर्चा कर रहे हैं 1000, तो 1000 मतलब क्या कर रहे हैं आप? बचत कर रहे हैं। आप यदि सरकार के नज़र में दिखा दे रहे हैं कि देखो भाई ठीक है ना, और नहीं तो वो कहाँ चल जाएगा? ब्लैक मनी में। ब्लैक मनी में चल जाएगा तो ब्लैक मनी मतलब क्या हो गया? काला धन। ना दिया गया हो। ठीक है, जिस पे टैक्स आप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो रुपया जब्त कर लिया जाएगा। बाद में जो है क्या करेगा सरकार? मोदी जी घोषणा करेंगे आज रात से जो भी पुराने नोट हैं सब बंद है। बदल दिए जाएंगे, ताकि आपके पास जितना पुराना नोट है कहाँ लेकर के पहुँचिए? बैंक। अब बैंक वाला तुरंत आपको पकड़ेगा, हाँ कहाँ था इतना दिन तक पैसा रखा। नहीं समझे? तब ब्लैक मनी तो वही हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, भारतीय आदमी ब्लैक मनी को कहाँ भेज देते हैं? स्विस बैंक में। ठीक है ना, कि वहाँ से जल्दी बताया नहीं जाता है। तो जिसके पास है पैसा तब तो वो तो समझ रहा है ना, नहीं समझा? यस। जिसके पास पैसा है वो तो बहुत दिमाग लगा लेता वर्मा जी पकड़ाए ना सर। है। जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, पैसा है तो बुद्धि नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या निकल कर के आया? जहाँ हम लोग धन का अध्ययन करते हैं उसको शास्त्र कहते हैं, और जहाँ हम पूरे सिस्टम को जानने का प्रयास करते हैं उसको हम लोग व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था ज़्यादा जरूरी है शास्त्र के तुलना में। शास्त्र मतलब हो गया कि आप पूरा जानकार हो गए, लेकिन हमको शास्त्र जानने से पहले हमको क्या जानना होगा? व्यवस्था। मान लीजिए कि हमारे पास सिंपल बोले कि 1 रुपया आमदनी आ रहा है, तो 1 रुपया को हम खर्च कैसे करेंगे, वही सिस्टम क्या कहलाएगा? व्यवस्था कहलाएगा। और 1 रुपया को यदि आप अच्छा से मैनेजमेंट करना सीख गए तो इसका मतलब आप व्यवस्था सीख गए। व्यवस्था सीख गए तो आपका देश खुशहाल हो जाएगा, और देश खुशहाल हो जाएगा तो आर्थिक समृद्धि होगा और आर्थिक विकास होगा। इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। बात समझ में आए ना? ये सब चीज़ निर्भर करता है आय और व्यय पर। आय और व्यय पे। तो क्या इसको हम लोग अर्थव्यवस्था को हम लोग लिख सकते हैं? आय और व्यय, आय और व्यय में जो प्रबंधन किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्यवस्था कहते हैं। आय और व्यय का क्या किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यवस्था। जहां अध्ययन किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोई दिक्कत है? गया दिमाग में? अब बोलो तुमको क्या पढ़ना है? यूपीएससी वाला को क्या पढ़ना है? अर्थशास्त्र पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था पढ़ना है? व्यवस्था। आप लोग जब भी देखिएगा तो वहां लिखा रहता है इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स नहीं रहता, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी। तो अभी तो बताए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। इसको हम लोग लिखे हैं इकोनॉमी और इसको लिखेंगे इकोनॉमिक्स। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो वो क्या चीज से करते हैं? इकोनॉमिक्स से। बात समझ में आए ना? तो अब समझ में आ गया? पक्का? क्यों पढ़ना चाहिए? एक चीज कहता है आज के दिन में, कल हम अपने गांव में एक चीफ गेस्ट बने थे, ठीक है ना? तो वो स्लम एरिया है, तो उस स्लम एरिया में ना मतलब कल एपीजे अब्दुल कलाम जी का जयंती था, ठीक है? तो उसी के उपलक्ष्य में वहाँ के लोगों ने मतलब बच्चों को जो है पुस्तक, कलम, ये सभी डिवाइडिंग किया गया। उसकी बच्चे का कोई दोष नहीं। अभी मान लो इसके मतलब माता पिता के पास हम लोग चलते हैं, माता पिता के पास चलते हैं, तो इसका मतलब इसके पास क्या है? शिक्षा का अभाव है। और शिक्षा का अभाव है तो इसका मतलब है कि ये प्रबंधन सही से नहीं कर पा रही है। मान लो कि जितना आमदनी है उसी अनुसार से ना हम करेंगे। सरकार तो सभी सुविधाएं दे रही है, स्कूल है ना? तो स्कूल हम क्यों भेजेंगे बच्चे को? स्कूल हम क्यों भेजेंगे? उसको ये सिखाना है ना कि स्कूल क्यों जरूरी है। तो ये सिखाने के लिए हमको ये चाहिए। दूसरा बात कि यदि हम सबसे बड़ा अभी हम लोग क्या देखें, आय और व्यय का लेखा जोखा
बोलता है अब मान लो कि तुम, ये रंजीत है, अनपढ़ व्यक्ति है, ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति है। अब प्रियांशु जो है बहुत पढ़ा लिखा है। ये रंजीत है, ये प्रियांशु। प्रियांशु क्या है? पढ़ा लिखा है। और रंजीत क्या है? अनपढ़ है। ये दिन भर मजदूरी करता है, मजदूरी करता है, लेबर का काम करता है। कौन करता है? रंजीत। अब प्रियांशु क्या है? मालिक है, कुर्सी पे एकदम बैठा हुआ है। शाम में काम किया और शाम का मजदूरी है कितना? 500। तो तुमको 500 का जान पहचान तो होना चाहिए ना कि ये 500 का नोट है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम 500 कैसे दे सकता है उसको? या तो सिंपल एक 500 का नोट दे देगा उसको, खेल खत्म। तो हो सकता है रंजीत पहचानता होगा कि ये मतलब 500 लिखा हुआ है। यदि तुम 200 प्लस 200 प्लस 100 दे दिया तो ये भी तो जानकारी होना चाहिए। फिर तुम इसको क्या कर दिया, तो मान लो कि इसको जो है 50 का नोट का दे दिया 10 गो, तो काउंटिंग करने आना चाहिए ना। नहीं 10 गो तो 20 टकिया का दे दिया, नहीं तो 10 रुपया का दे दिया, और नहीं तो 5 रुपया का चिल्लर दे दिया। आप बैठ करके तुम गिनते रहो, तो इसको गिनना भी तो आना चाहिए ना। इसका मतलब क्या निकल करके आया? इसका मतलब क्या निकल करके आया? उसको भी शिक्षा होना चाहिए इतना कि वो उसको भी कम से कम इतना जरूरी होना चाहिए कि आज के दिन में तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट जरूर सीखो, कि कम से कम बेसिक पैसा जो होता है वो हम लोग करना प्रारंभ करें। बात समझ में आया? और यदि बेसिक नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इतना बेसिक यदि जोड़ घटाव नहीं आएगा तो फिर आपका प्रबंधन हो पाएगा? नहीं आएगा। तब आपको प्रियांशु क्या करेगा? ठग लेगा। तो आज दुनिया क्या कर रहा है? ठग ही तो रहा है। आज दुनिया क्या कर रहा है? ठग ही तो रहा है। मतलब मंत्री के पास पैसा है तो वो उस पैसा को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है? आप ही का पैसा। कोई भी सरकार के पास उसका पैसा नहीं रहता है। सरकार भी जो बनती है उनको भी वेतन मिलता है, उनको भी वेतन मिलता है, और आप ही का पैसा से उनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी को पैसा आपका जाता है। आप देते हैं तो उनको पैसा मिलता है, ठीक है। अब डिपेंड कर रहा है कि इसका प्रबंधन यहाँ सरकार कर रही है तो हम लोग उस नजरिए से पढ़ते हैं। यदि घर में कर रहे हैं तो घर का सरकार कौन है? आप हैं। तो आप स्वयं हैं, तो स्वयं है तो आप इसका खर्च वहन इस तरीके से कीजिए कि आपका प्रबंधन अच्छा हो सके। बात समझ में आए? तो ज्ञान, पैसा का तो ज्ञान कैसे होना ही चाहिए सबसे बड़ा, ठीक है ना। कुछ जानो या ना जानो, आप बेसिक मजदूरी होना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत? अब ये चीज, अब तो सवाल हो गया कि क्यों पढ़ना चाहिए। तो एक तो ये क्लियर निकल गया, ये तो बेसिक जानकारी चाहिए। खास करके गृहिणी महिला को, पुष्पा सबको तो बहुत जरूरी है जानना कि पैसा का जोड़ घटाव कैसे किया जाए। नहीं तो कल के दिन बच्चा तो ठग लेगा। मम्मी 5 गो रुपया दीजिए। अब मम्मी को भी पहचान होना चाहिए ये 5 टकिया है ना। अब बच्चा तेज होगा तब तो मम्मी को ठग लेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद दूसरा, एग्जाम पर्पस से इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पर्पस से इम्पोर्टेंट है। अब एग्जाम में क्यों इम्पोर्टेंट है बाबू? तो यदि आप देखिएगा तो यूपीएससी में जाएंगे तो पेपर 3 में, GS 3 में आपका इकोनॉमिक्स, और कितने नंबर का आएगा? तो 125 मार्क्स का मेंस में। कहाँ? मेंस में। और बीपीएससी में आएंगे तो इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी, ये दोनों मिला करके है पेपर 2 में। ओके, और ये मेंस की बात हो गई। किसकी बात हो गई? मेंस की। और प्री में यदि चलते हैं तो यहाँ से लगभग आपको 10 से 15 प्रश्न रहते हैं। 10 से 15 प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? प्री में मिलेगा। बात समझ में आए? हो सकता है कि 20 भी हो जाए, लेकिन औसतन अभी तक का जब हम रिकॉर्ड देखते हैं तो 10 से 15। बीपीएससी जो है कभी कभी इसको जो है 5 क्वेश्चन पूछ देता है। एक बार पीछे बार 18 क्वेश्चन पूछ दिया। बात समझ में आए?
तो सबको लगता था कि अच्छा इकोनॉमिक्स से तो 5 गो क्वेश्चन आता है, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। क्लियर है? तो इससे कल्टी मार देता था। लेकिन क्या पता जिस साल आप बैठिएगा तो वो सिलेबस आपको इतना चीज़ बताया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यहाँ से हम सवाल करेंगे। ठीक है? और जिस साल आप बैठे हिस्ट्री से सवाल जो है मात्र 10 गो क्वेश्चन किया और सब सवाल इकोनॉमिक्स से ले लिया, तो आप कुछ कीजिएगा उसका? वो ये नहीं बताया है कि किससे कितना पूछेंगे। लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अनुसार हम लोग औसतन 10 से 15 प्रश्न देखेंगे ही देखेंगे। कोई दिक्कत? बात समझ में आए? तो आपको एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। कोई दिक्कत? उसके बाद आपका ऐसे निबंध के लिए आपको एक प्रश्न यहां से रहता ही रहता है। तो इसका मतलब आपको जीएस में भी काम आया, ऐसे में भी काम आया और प्री में तो है ही। इसके अलावा आपसे इंटरव्यू में पता है कि सर्वाधिक प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स से ही आप क्या है, पदाधिकारी बनने वाले हैं। तो यहाँ से बेसिक चीज़ जुड़ा हुआ कि मान लो कि अभी इकोनॉमिक्स ग्रोथ क्या है, ठीक है ना, जीडीपी किसको कहते हैं, जीएनपी किसको कहते हैं, है ना, एनएनपी किसको कहते हैं, इस सब में अंतर क्या है, ये सभी सवाल आपको इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाएगा। बात समझ में आए ना? तो ये इंटरव्यू भी आपका क्या करेगा, दिमाग का फलक खोलेगा। बात समझ में आए? तो क्यों पढ़ना चाहिए? एक मूलभूत जीवन के लिए अर्थव्यवस्था की जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा, हम स्टूडेंट के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जहां मेंस, प्री और इंटरव्यू ऐसे सभी जगह में इकोनॉमिक्स है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। और इससे यदि बच गए तो आप समझ लीजिए कि जीएस का पार्ट, जीएस में खास करके एसएसटी पेपर में चलेंगे तो इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी, ये दोनों को टफ माना जाता है। और ये दोनों यदि जिसका अच्छा होगा, जैसे किसी भी टीचर का फिजिक्स अच्छा है तो मैथ क्या होगा, अच्छा होगा। बात समझ में आए? सेम, ज्योग्राफी खराब तो सब खराब, इकोनॉमिक्स खराब तो सब खराब। बात समझ में आए ना? तो ये चीज़ जो है कठिन माना जाता है, लेकिन उसको हम लोग कठिन नहीं करेंगे। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट हो गया। तो क्यों पढ़ना चाहिए? क्लियर? क्या है? क्लियर हो गया? क्यों पढ़ना चाहिए? क्लियर हो गया? क्या अंतर है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में? अंतर हो गया। अब क्या पढ़ना चाहिए, इसमें भी क्या पढ़ना चाहिए? तो अब क्या हम लोग आएंगे, सिलेबस, है ना? तो उस सिलेबस को हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोग 4 सेक्शन में बांटेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ए, बी, सी और डी। कोई दिक्कत? चल, सेक्शन ए में जितना भी चीज़ है वो हम लोग सभी ट्रेडिशनल देखेंगे। तो इसका हम लोग शुरुआत करेंगे पहले राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय से, और राष्ट्रीय आय यदि हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। इसका हम लोग घटक देखेंगे। घटक देखेंगे मतलब इसमें अर्थव्यवस्था का जो है हम लोग रूप देखेंगे, ठीक है ना। और उसमें हम लोग देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तृतीयक, ये सभी चीज़ देखेंगे। उसके बाद यहीं पे हम लोग जीडीपी,
GNP, NNP, NDP और NNP। इन सभी को हम लोग बाजार मूल्य में देखेंगे, बाजार मूल्य में देखेंगे और साधन लागत में देखेंगे। इसका सूत्र निकालने के लिए सिखाएंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है आपका राष्ट्रीय आय पे ही चलेगा। और यदि राष्ट्रीय आय यदि आप समझ गए तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ जाएगा, तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास मतलब नेशनल इनकम समझ में आया तो ये दोनों हमारा समझ में आ जाएगा। गया यहाँ तक दिमाग में? पक्का। अब यहीं से फिर हम लोग चल जाएंगे आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारभूत संरचना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रियांशु? इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। और ये वाला हमारा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है? मतलब बारीकी से हम लोग देखते चलेंगे कि ये चीज़ हमको पढ़ना है और इतना चीज़ पढ़ना है। ये फाउंडेशन है, प्री का बात नहीं हो रहा है कि हम 5 दिन में इसको ख़त्म कर दें। बात समझ में आया? उसके बाद यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे नई अर्थव्यवस्था, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे न्यू इकोनॉमी, नई आर्थिक नीति, है ना? न्यू अर्थव्यवस्था या आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यहाँ पे हम लोग स्पेशल जो इस पे देखेंगे कृषि प्लस उद्योग। और ये जो नई अर्थव्यवस्था जानने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब हमको पुराना से भी क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तब ना हम आएंगे नई अर्थव्यवस्था क्या है, इंडस्ट्री। बात समझ में आया ना? नई अर्थव्यवस्था। तो कंपैरिजन इसको हम लोग किससे करेंगे? ओल्डेस्ट से, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना? वहाँ पे हम बताएंगे कि कैपिटलिस्ट क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। क्या बोले बाबू? साधन लागत, साधन फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत मतलब समझी? हाँ, ये देखो, एक होता है कि मान लो कि ये पेन है, ये क्या है? पेन है। इसको बनाने में कॉस्टिंग 10 रुपया लगेगा ही लगेगा। अब कोई प्रियांशु यदि इस कलम को 10 रुपया में बनाया है तो इसका रियल प्राइस कितना हो गया? 10 रुपया। लेकिन मार्केट में तो ये जाएगा, तो मार्केट में तो ये 10 रुपया में बेचेगा कभी? नहीं बेचेगा। तो मार्केट में क्या चला जाएगा? उसमें टैक्स जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? टैक्स जुड़ जाएगा। और हो सकता है उसमें सब्सिडी भी दिया जाता होगा कि पुष्पा यदि ये पेन को खरीदेगी, लड़की है ना, तब उसको 10 रुपया का माइनस कर दिया जाएगा। तो टैक्स करेंगे माइनस सब्सिडी करेंगे, उसके बाद जब मार्केट में जाएगा तब इसका जो है बाजार मूल्य कहलाएगा। तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है? कोई भी चीज़ खरीदेगा MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है ना? बात समझ में आया ना? बताएंगे बताएंगे, चिंता ना करो। क्लियर है? ये नई अर्थव्यवस्था या नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया।